हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक। इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं फाइनेंस फॉर एवरीवन का यूनिट नंबर 3 का लेसन नंबर फर्स्ट हिंदी में। यहाँ पर दोस्तों आप इंडेक्स देख सकते हो और इंडेक्स देखने से आपको पता चल रहा होगा कि यूनिट नंबर जो 3 है इसका आपका एक ही लेसन है, ठीक है, जो इस वाली वीडियो में हम कंप्लीट करा देंगे लेसन नंबर फर्स्ट। उसके बाद जो है यूनिट नंबर जो 4th है वो आपका यहाँ पर जो है स्टार्ट होगा, जिसमें आपके 2 लेसन है, लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत है जो आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, कोई भी आपके क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पर पूछ सकते हो। टेलीग्राम का जो ग्रुप है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसका जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, आप ज्वाइन हो सकते हो। उसके बाद जो भी इस वीडियो में नोट्स आपको दिखाए जा रहे हैं, जिससे आपको पढ़ाया जा रहा है, ये एकलव्य स्नातक पे जितनी भी वीडियो बन रही है, धीरे धीरे आप सभी जो सब्जेक्ट के नोट्स है वो यहाँ पर आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे www.eklavyaSnatak.com पे। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको विजिट कीजिए और आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों जो है इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। यहाँ से अपना जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए इस वाले चैप्टर में हम मेनली जो है इंडियन पोस्ट की बात करने वाले हैं। जो हमारा डाक होता है उससे संबंधित हम इसमें बहुत सारी बातचीत जो है करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको अपना जो पर्सनल जो है बनाना है फाइनेंस, आपको अपना बजट जो है बनाना है, तो आप जो है उसके लिए डाकघर की बचत योजनाओं के बारे में जानोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इसलिए इस चैप्टर में जो है यहाँ पर हम मेनली डाकघर के बारे में जो है इससे रिलेटेड सारी योजनाएं जो भी है, जो भी स्कीम है इसके अंदर, उन सभी के बारे में जो हम बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए भारत में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सेविंग्स करना चाहते हैं, जो कि जो अपना धनराशि है उसे बचाना चाहते हैं, तो उनके पास यहाँ पर कई सारे जो ऑप्शन है वो उपलब्ध हैं। ठीक है, डाकघर की जो बचत योजनाएं हैं वो भी इनमें से एक है, यानी कि अगर कोई बचत करना चाहता है तो वो डाकघर की जो बचत योजनाएं हैं उसे भी यहाँ पर देख सकता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो डाक विभाग है, जो हमारा भारतीय डाक है, पहली बात तो बहुत ज़्यादा भरोसेमंद है और दूसरा क्या है, इसका बहुत बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, 1,50,000 से अधिक डाकघरों का नेटवर्क है, जिसको यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा जो डाक नेटवर्क है वो यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, तो डाकघरों द्वारा यहाँ पर 9 अलग अलग जो बचत योजनाएं हैं वो हमारे सामने हैं। ठीक है, और उन सभी की जो बातचीत है वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। मेनली इसमें जो भी आपके इम्पोर्टेंट है, जो आपके पेपर में आते हैं, उन सभी की जो भी आपकी बताई गई है उन सभी के ऊपर हम यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, उच्च ब्याज दर मिलता है। ठीक है, जो नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट होता है हमारा उससे थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, आपको इसमें कर योजनाओं के बारे में जो है जानकारी देखने को मिल जाएगी, हम बताएंगे आपको। ठीक है, और इसके अलावा भी कई सारे इसमें जो लाभ है वो मिलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम इस चैप्टर में किस चीज़ के ऊपर पढ़ने वाले हैं और क्यों हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बचत योजनाओं की तुलना कैसे करें। देखिए दोस्तों, बचत जो योजनाएं हमारे सामने में, यानी कि जो हम सेविंग्स करते हैं, तो सेविंग्स करने के लिए जो है आप कैसे पता करोगे कि आपके लिए कौन सा बेटर है। तो दोस्तों इसको पता करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे जो फैक्टर है वो आते हैं, लेकिन नॉर्मल मैं आपको जो है यहाँ पर जो बेसिक है वो आपको बताऊँगा। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक स्थिति है, एक ऐसी स्थिति पर आप विचार कीजिए। मान लीजिए एक बंदा है जिसका नाम है विकास, और वो क्या एक सरकारी कर्मचारी है। ठीक है, और 1 वर्ष में वो रिटायर हो जाएगा, और उसकी एक बेटी है जिसका नाम है माला, और वो अभी अभी ग्रेजुएट हुई है और उसकी अभी अभी यहाँ पर क्या है नौकरी लगी है। ठीक है, तो अब ये दोनों जो है अब आपस में विचार कर रहे हैं कि इन्वेस्ट कैसे किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए ये जो दोनों है, इन दोनों के जो विचार है वो एक जैसे नहीं हो सकते। क्या आपको लगता है विकास और माला की ज़रूरतें और अपेक्षाएं एक जैसी होगी? बिल्कुल नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। देखिए जो भी ज़्यादा उम्र के होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं जो विकास एक सरकारी कर्मचारी था और यहाँ पर जो है रिटायर होने वाला है। ठीक है, यानी कि सरकारी कर्मचारी है और रिटायर होने वाला है, तो आप समझ सकते हैं इनकी उम्र बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, और यहाँ पर जो उनकी बेटी है माला, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा यहाँ पर कम होगी, क्योंकि अभी अभी वो ग्रेजुएट हुई है। तो यहाँ पर जो रिस्क लेने की जो कैपेसिटी है वो यहाँ पर माला की ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा सेफ फंड नहीं ढूंढेगी, जबकि जो उनके अपोजिट जो है विकास, वो यहाँ पर जो है ज़्यादा यहाँ पर जो है सेफ फंड की तरफ जाएंगे। ठीक है,
तो ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सभी लोगों के लिए जो बचत करने की जो स्कीम्स है वो सेम चुने, वो सबकी अलग अलग चीज़ होती है, सबकी अलग अलग यहाँ पर बातचीत होती है। ठीक है, हो सकता है आपका दोस्त जो है हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हो और आप जो है लो रिस्क वाले में करोगे, उसकी अलग बातचीत है, आपकी अलग बातचीत है। ये मैंने म्यूचुअल फंड का आपके लिए सिर्फ एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, तो उसी से आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जो है दोनों की बातचीत जो है वो अलग है। उसी तरीके से आपको समझना है कि आपकी क्या बातचीत है, उसी तरीके से आप भी यहाँ पर जो है इन्वेस्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आपकी फैमिली अगर आप पे पूरी तरीके से निर्भर है तो आप पैसे बचाने के ऊपर फोकस करना, ना कि ज़्यादा रिटर्न लाने के ऊपर। ठीक है, क्योंकि आप क्या है, आप हाई रिस्क में पैसा नहीं लगा सकते। अगर मान के चलिए आपका पैसा चला जाता है तो फिर आपकी फैमिली जो है वो यहाँ पर दिक्कत में आ जाएगी। लेकिन मान के चलिए आपकी फैमिली आप पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है और आप क्या है, आप फ्री हो, आप बहुत ज़्यादा कमाते हो, बहुत ज़्यादा उड़ाते हो, तो आप चाहो तो यहाँ पर हाई रिस्क वाले में भी पैसा डाल सकते हो, क्योंकि आपके पास यहाँ पर छूट है। आप समझ पा रहे हो मेरी बात दोस्तों? तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो होती है। तो आमतौर पर जो एक रिटायर बंदा होगा वो धन को जमा करने के बारे में ज़्यादा सोचेगा, वो ऐसी चीज़ें ढूंढेगा जहाँ पर पैसा 100% सेफ हो। ठीक है, 100% सेफ वैसे तो होता नहीं है। ठीक है, एफडी में भी अगर आप पैसे लगाते हो तो वहाँ भी 100% सेफ नहीं होता है। ठीक है, अगर वहाँ पर वो बैंक डूब गया तो आपको वहाँ पर 5 लाख तक का ही पैसा मिलेगा। अगर आपने 10 लाख भी डाल रखे हैं तो आपको 5 ही लाख मिलेगा, 50 लाख भी डाल रखे तो आपको 5 ही लाख मिलेगा। ठीक है, तो 100% सेफ कुछ भी नहीं होता है। आप बस समझ लीजिए मैं आपको यहाँ पर क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो यहाँ पर रिटायर बंदा होगा वो ज़्यादातर यहाँ पर सोचेगा कि बिल्कुल जो है सेफ जगह लगाया जाए पैसा। ठीक है, जो उम्र होती है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा रिस्क में कर सकते हो, कम रिस्क में कर सकते हो। ठीक है, तो ये उम्र और लिंग दो महत्वपूर्ण कारक है यहाँ पर। ये भी डिपेंड करता है मेल है फीमेल है। ठीक है, तो ये डाकघर की जो बचत योजनाएं हैं उसमें निवेश करने के लिए जो है ये सब चीज़ें भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, अगर आप इसको डाकघर की भी देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, जैसे नॉर्मल सेविंग्स वो होता है, एफडी करवाते हो आप जब, तो आपको मिलता है 5-6% का इंटरेस्ट। ज़्यादा लंबे समय के लिए करवाते हैं तो 7% का भी मिल जाता है, 8% का भी मिल जाता है। सेम टू सेम वैसा ही होता है, उससे थोड़ा ज़्यादा समझ लीजिए 19-20 जो है उसका होता है। ठीक है, ब्याज की जो दर होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो डाकघर की बचत योजना इस क्राइटेरिया पर एक दूसरे से अलग अलग होती है, क्योंकि दोस्तों इसमें देखिए इस पर जो मेन फोकस है ना, अगर आप ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हो तो आप ये समझ लीजिए कि आपको यहाँ पर जो है कंपाउंडिंग के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, उसको बोलते हैं हम यहाँ पर चक्रवृद्धि। ठीक है, चक्रवृद्धि का मतलब होता है यहाँ पर आपको जो है ब्याज के ऊपर ब्याज अर्जित करना। ठीक है, ब्याज पर ब्याज अर्जित करने को यहाँ पर हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आप इसको कभी यूट्यूब पे इसकी पूरी फुल वीडियो देखना कि क्या होता है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग से क्या होता है, थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर भी आप बहुत बड़ा अमाउंट बना सकते हो। आपने एसआईपी के बारे में सुना होगा, एसआईपी के अंदर भी अपना कंपाउंडिंग काम करता है। उसके अंदर जो है जिसने जितनी जल्दी एसआईपी चालू की और जो जितना लंबे समय तक के लिए एसआईपी रखेगा, कंटिन्यू रखेगा, उसको उतना ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा होता है। जो पैसे हैं वो ज़्यादा मैटर नहीं करते कि अगर किसी ने जो है मान के चलिए 2000 इन्वेस्ट कर रहा है आपका दोस्त और आप 1000 इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन उसने तुरंत पैसे निकाल लिए और आपने लंबे समय तक इन्वेस्ट कर रखा है, तो वहाँ पर क्या है, आपको ही बहुत ज़्यादा जो यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आपने कंपाउंडिंग के बारे में समझ लिया तो आप जो है बहुत अच्छे यहाँ पर जो है पैसे कमा सकते हो इन्वेस्ट करके। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है अपना कंपाउंडिंग। तो इसमें जो है कंपाउंडिंग, और जो कंपाउंडिंग होता है दोस्तों वो बहुत समय लगता है उसको यहाँ पर जो है अपना असली रंग दिखाने में। ठीक है, अगर आप जो है एसआईपी कराते हो उसे तुरंत तोड़ दोगे या बीच में एसआईपी को मिस करोगे तो आप जो फ़ायदा नहीं ले पाओगे। ठीक है, ऐसा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पाने के लिए आपको जो है हमेशा टाइम टू टाइम इन्वेस्ट करना होगा। अगर आपने मंथली किया है तो मंथली आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपको ज़्यादा लंबे समय के लिए भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत यहाँ पर मैटर करती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जो है परिपक्वता। ठीक है, परिपक्वता का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर मैच्योरिटी। देखिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि कुछ लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि एसआईपी से कंपाउंडिंग
इंटरेस्ट कमाकर हम बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। मैच्योर होना उस चीज़ का यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप एसआईपी करा रहे हो, लमसम करा रहे हो, अगर आपने यहाँ पर इंतज़ार नहीं किया, उस चीज़ को वहाँ पर जो है मैच्योर नहीं होने दिया, तो फिर आपको वहाँ पर फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, ऐसी योजनाओं में जहाँ हम एक विशेष अवधि के लिए धनराशि को निवेश करते हैं, ठीक है, विशेष अवधि के लिए, यानी आपका एक निश्चित समय होना चाहिए, इतने समय के लिए कर रहा हूँ मैं, 5 साल, 7 साल, 8 साल। और वैसे भी कंपाउंडिंग जो है अपना रंग दिखाने लगती है 5 साल के बाद ही। 5 साल से पहले तो कुछ होता ही नहीं है उसमें। 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल बाद ही वो अपना कंपाउंड होना स्टार्ट होती है। ठीक है, तो धनराशि का जो निवेश किया जाता है, निवेश को एक विशेष अवधि के लिए जो है छोड़ दिया जाता है, तभी वो मैच्योर होता है। ठीक है, जो निवेश परिपक्व हो गया तो उसे वापस भी लिया जा सकता है। ठीक है, अगर आपका वहाँ पर देखिए, मान के चलिए आपको बहुत लंबे समय तक नहीं करना है इन्वेस्ट, अगर आप करते हो बहुत लंबे समय के लिए, 40 साल 50 साल के लिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो ठीक है। लेकिन अगर आप कोई गोल प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे आपको घर लेना है, कोई गाड़ी लेनी है, तो आप उसके हिसाब से पहले एसआईपी कैलकुलेटर पे जाइए। ठीक है, या आप जहाँ पर भी इन्वेस्ट कर रहे हो, आप डाकघर में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप सारा हिसाब किताब लगाइए और फिर देखिए कि मुझे एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित जो है अमाउंट इन्वेस्ट करना है, तो आप वहाँ पर अपने गोल को प्राप्त कर लोगे। ठीक है, जो यहाँ पर परिपक्वता तक लगने का समय जो है, उससे संबंधित आपको पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी है। ठीक है, कि कितने समय के लिए मैं कितना अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे कम से कम इतना मिलेगा। अब शेयर मार्केट में क्या होता है दोस्तों, उसमें जो आपको वो रिटर्न्स दिखाए जाते हैं, चाहे वो एसआईपी हो या लमसम हो, वो मार्केट रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कि आपको उसके हिसाब से ना भी मिले, मार्केट बहुत नीचे चली जाए, तो वो पिछला जो है हिस्ट्री, उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करके वो बताया जाता है कि आपको नॉर्मली जो है 10-12% का रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर डाकघर के अंदर में क्या होता है, डाकघर में आपको जो रिटर्न है वो कम मिलता है, लेकिन वो रिटर्न फिक्स होता है। उसकी बात हम करेंगे आगे। ठीक है, क्योंकि इससे हमें अपने खर्च और बचत की बेहतर योजना बनाने में मदद मिलती है। ठीक है, तो देखिए इसमें यही बताया गया है कि आपको मैच्योरिटी को समझना पड़ेगा कि जब आपकी वो जो चीज़ है जिसे आपने इन्वेस्ट कर रहे हो एक निश्चित समय के लिए, वो आपका मैच्योर हो जाए, तभी आपको उससे फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तभी जो है आपको एक बेहतर योजना बनाने में आपको वहाँ पर मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आगे आपको समझ में, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है अपना कर उपचार, यानी कि टैक्स ट्रीटमेंट। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ये बताया गया है कि जब भी आप जो है इन्वेस्ट करते हो अपने पैसे, ठीक है, इन्वेस्ट करने के बाद उसके ऊपर आपको जितना भी रिटर्न मिलता है, जो भी आपका प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट पर टैक्स लगता है। ठीक है, तो एक निश्चित राशि तक जो आय कर है, यानी कि इनकम टैक्स है, वो फ्री है एक निश्चित राशि तक। ठीक है, उसके बाद आपको वहाँ पर पैसे लगने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे मान के चलिए, एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको कि 5 लाख 7 लाख रुपए अगर आप कमाते हो, 5 लाख से कम मान लेते हैं, ये अब शायद ये ज़्यादा हो गया है कि 5 लाख से कम अगर आप कमाते हो तो यहाँ पर जो है आपको टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 5 लाख से ऊपर कमाओगे तो आपको टैक्स लगेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है एक निश्चित राशि तक आपके लिए ब्याज फ्री है, इसके बाद आपको पैसे लगते हैं। सेम जो है यहाँ पर शेयर मार्केट में भी होता है। ठीक है, सेम शेयर मार्केट में होता क्या है कि कुछ प्रॉफिट तक आपका फ्री होता है, उसके बाद आपको जो है वहाँ पर टैक्स लगता है। ठीक है, तो ये आपको जो है कर उपचार के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आप इससे कुछ ऐसी चीज़ें कराओ या डाकघर में ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ पर आपको वहाँ पर जो है टैक्स बेनिफिट मिल रहे हो। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, अगर आप यहाँ पर टैक्स बेनिफिट्स का ध्यान रखते हो तो। कुछ बचत योजनाओं में निवेश का उपयोग कर योग्य आय में कटौती के लिए किया जाता है। देखिए कुछ जगह होती है निवेश करने के लिए, लोग वहाँ पे इसलिए निवेश करते हैं कि उनको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, वो अपना टैक्स में वो ले पाएंगे वहाँ पर छूट। ठीक है, इसे इनकम टैक्स में छूट भी कहा जाता है। तो ये जो है ये आपको बहुत अच्छे से जो है समझ में आ गया होगा कि टैक्स बेनिफिट्स यहाँ पर क्या होते हैं, कर उपचार क्या होता है। ठीक है, यानी कुछ ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जहाँ से आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पर आप अपना उसमें कटौती कर लो कि ये जो पैसे है ये मैंने यहाँ डाल दिए, तो आपको वहाँ पर टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए यहाँ पर, उसके बाद है हमारा यहाँ पर नया टॉपिक, इसमें है डाकघर बचत योजनाओं के प्रकार, यानी इसमें हम मेन चीज़ समझेंगे। ठीक है, जो भी डाकघर की मेन स्कीमें हैं, उन स्कीम के बारे में जो है हम यहाँ पर जानकारी आपको देंगे। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में आ जाता है ये। जैसे मान के चलिए आरडी के बारे में समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, आरडी समझोगे आप, उसके बाद टीडी समझोगे आप, उसके बाद आप समझोगे एमआईएस। ठीक है, जो वो होता है पोस्ट ऑफिस का मंथली इनकम स्कीम होता है एमआईएस, वो समझोगे आप। उसके बाद आप समझोगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसको बोलते हैं एससीएसएस,
ठीक है। तो ये जो स्कीम है, जो मैंने आपको दो चार यहाँ पे स्कीम बताया, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर समझते हैं हम पहले पहले मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ डाकघर बचत खाते के बारे में, थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। ठीक है, देखिए इस खाते का जो उपयोग है वो धनराशि को सुरक्षित करने के लिए होता है। यानी कि अगर किसी को अपने पैसे सेव करवाने हैं, जैसे नॉर्मल आप सेविंग अकाउंट में करवाते हो, ठीक है, ये भी यहाँ पर जो है सेविंग जो है यहाँ पर की बात करी जा रही है। तो आपको अपने पैसे जब सेफ रखने हैं या आपको अपने पैसे निकालने हैं और धन जमा करने के लिए करना है आपको, तो आप इसमें कर सकते हो डाकघर बचत खाता में। ठीक है, ये भी एक तरह का आपका सेविंग अकाउंट ही है। सरल शब्दों में एक खाता जिसका उपयोग पैसे बचाने के लिए किए जा रहे हैं और रोजमर्रा के लेन देन करने के लिए किए जा रहे हैं। तो इसमें आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो भी आपको कम मिलेगा। देखिए इंटरेस्ट रेट उसमें कम मिलता है जिसमें आप पैसे डाल रहे हो निकाल रहे हो, डाल रहे हो निकाल रहे हो, क्योंकि उनको उसमें कोई फायदा होगा नहीं। ठीक है, तो वो आपको इंटरेस्ट रेट यहाँ पर कम देते हैं, जैसे कि 4% का आपको यहाँ पर 4% का यहाँ पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो भी एनुअली। ठीक है, आपको उसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा जहाँ पर आपके पैसे कुछ समय के लिए लॉक हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, तो वहाँ आपको अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि फिर वो उन पैसों को आगे दे सकते हैं किसी को लोन पे, और वहाँ से इंटरेस्ट कमाएंगे तो वो आपको भी देंगे, तो आपको वहाँ पर बढ़ के मिलेगा। ठीक है, खाता खोलते समय नामांकन अनिवार्य है। ठीक है, खाता खोलोगे आप तो उस समय अपनी जो डिटेल्स वगैरह है वो सारी जो चीज़ें वो वहाँ पर आप दोगे। ठीक है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में जमा किया जाएगा। जो भी आपका ब्याज होता है, जैसे मान के चलिए जो 4% का आपको ब्याज मिलेगा, वो आपको जो है हर एक वित्तीय वर्ष में, आपके वित्तीय वर्ष का जो अंत होगा उस समय आपके अकाउंट में वहाँ पर अपने आप ही वहाँ पर जमा हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको यहाँ पर समझ में। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे यहाँ पर आरडी। मैंने आपको बताया था ना आरडी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसे समझते हैं। इसका नाम है यहाँ पर वर्षीय डाकघर आवर्ती जमा खाता। ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं यहाँ पर आरडी। ठीक है, तो इसमें जो आवर्ती का अर्थ होता है वो होता है एक बार के बजाय रेगुलर रूप से यहाँ पर इसमें जो है पैसे डालना। अब आपने सुना होगा एसआईपी, जिसमें क्या है, जिसमें हम जो है पैसे डालते हैं पर मंथ। ठीक है, एक होता है अपना लमसम, जिसमें एक ही बार हम पैसे डाल देते हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख जितने भी है। तो इसमें आवर्ती का यही मतलब है कि एक बार पैसे नहीं डालना है, आपको रेगुलर रूप से यहाँ पर जो अपने पैसे हैं उसको डालते जाना है। ठीक है, इसमें भी आपको जो है यहाँ पर थोड़ा सेविंग अकाउंट से अच्छा इंटरेस्ट देखने को मिलता है। देखिए आरडी योजनाओं का जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है व्यक्तियों को नियमित रूप से पैसे बचाने के लिए प्रोत्साहन करना। यानी यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ये बंदों को बोल रहा है कि भाई देखो तुम नियमित रूप से पैसे बचाओगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा। कई बार क्या होता है दोस्तों, हम जो है लंबे समय के लिए पैसे बचाने का प्लान करते हैं, लेकिन कोई ना कोई यहाँ पर जो है दिक्कत आ जाती है, तो वो होता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो है नियमित रूप से बोल रहे हैं कि हर एक महीना डालो आप, तो वो आपके लिए सही रहेगा। कुछ इस प्रकार की चीज़ें। आरडी खाता न्यूनतम 100 रुपये से ही यहाँ पर खोला जा सकता है। यानी कि अगर आपको आरडी खाता खुलवाना है डाकघर में तो आप 100 रुपये से ही खोल सकते हो। इन जमाओं पर जो है तिमाही आधार पर आपको ब्याज मिलता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 3 महीने पर आपको जो है यहाँ पर ब्याज आपको मिल जाता है। ठीक है, जो आरडी खाता है 5 साल के लिए यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो और भी आगे। ठीक है, आरडी खाते को अगर आपको बढ़ाना है तो 5 साल के लिए होता है और उसके आगे भी आप बढ़ा सकते हो, आपके पास यहाँ पर ऑप्शन होता है। ठीक है, जो आपका ये आरडी खाता होता है ये जोखिम मुक्त माना जाता है इसको। ठीक है, जोखिम मुक्त क्यों माना जाता है दोस्तों, क्योंकि जो हमारा एसआईपी होता है ना वो मार्केट रिस्क पर होता है, यानी बाजार पर निर्भर होता है वो वाला एसआईपी। मतलब कि आपका अगर मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया तो आपको अच्छा जो है वहाँ पर इंटरेस्ट मिल जाएगा, आपके पैसे अच्छे ग्रो करेंगे। लेकिन ये बाजार पर निर्भर यहाँ पर नहीं होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पर जो है निश्चित रूप पर आपको यहाँ पर जो है ब्याज मिलेगा। ठीक है, इसलिए इसको जोखिम मुक्त यहाँ पर माना जाता है। वर्तमान में यहाँ पर आपको 5.8 जो प्रतिशत से आपको जो यहाँ पर ब्याज जो है वो मिलेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया। डाकघर आरडी आवेदकों को खाते से आसानी से अपनी धनराशि निकालने की भी अनुमति देता है। देखिए ये भी अच्छी बात है। अगर आपने वहाँ पर पैसे जमा करवा रखे हैं, आप जो है इंटरेस्ट ले रहे हो 3 महीने पर एक बार, तो वहाँ पर क्या है अपने पैसे भी निकालने की आपके पास फैसिलिटी होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। खाता खोलने के 1 साल बाद जो खाता धारक है, यानी कि जो आप हो, आपने खाता खोला है यहाँ पर, उसके 1 साल बाद ही आप अपनी टोटल अमाउंट का 50% से निकाल सकते हो। जैसे मान के चलिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया आरडी में।
ठीक है, और आपने सोचा कि मेरे को जो है यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा वो भी हर एक 3 महीने पे, और आपको ये काम करते हुए हो गए 1 साल, और आप चाहते हो मैं अपने पैसे निकालूं, तो यहाँ पर आप 50% जो अमाउंट है उसको निकाल सकते हैं, यानी कि 1 साल बाद अपना 50,000 रुपये वहाँ पर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये भी सही है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर टीडी की। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे समझिए। जो टीडी होता है इसको बोलते हैं डाकघर सामावधि जमा खाता, यानी पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट, टीडी। ठीक है, ये आपको याद रखना है ये सारी जो बातें हैं। तो जो टीडी है, टीडी के अंदर में क्या होता है दोस्तों, आप एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित राशि जमा करते हो। देखिए जैसे एफडी होता है ना, ठीक है, आप उसी टाइप से इसको थोड़ा समझिए। उसमें भी क्या होता है, एक निश्चित अवधि के लिए, यानी कि 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के लिए हम एफडी करवाते हैं, और एक निश्चित राशि यानी 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख जो भी रुपए है आप उसमें जमा करवाते हो। ठीक है, तो इस अवधि के अंत में आपको जब वो आपका मैच्योर हो जाएगा, जो आपने पैसे वहाँ पर डाले वो मैच्योर हो जाएगा, तो आपको आपके खाते में वहाँ पर जो है पैसे मिल जाएंगे, और इसमें आपको सालाना मिलता है। ठीक है, ईयरली मिलता है। जैसे पिछले वाले में अपने को 3 महीने में मिल जाता था, तो इसमें आपको साल में मिलेगा। ठीक है, टीडी खाता खोलने के लिए न्यूनतम आपको कम से कम आपको यहाँ पर 1,000 रुपये जो है वो डालने होते हैं टीडी खाता खोलने के लिए। ठीक है, और जो टीडी है वो 1 2 3 या 5 साल के लिए भी यहाँ पर हम इसमें जो पैसे हैं वो रख सकते हैं। ठीक है, और इस योजना की एक खास बात क्या है कि इस योजना में 10 वर्ष से अधिक उम्र का जो नाबालिग है वो भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, और ब्याज का जो भुगतान है वो तो सालाना मिलता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर पहले भी बता दिया था कि आपको यहाँ पर सालाना मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है 10 साल से जो ऊपर का बच्चा है यानी कि जो नाबालिग है वो भी खोल सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर जो है 18+ होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको समझ में आ गया टीडी के अंदर में क्या चीज़ होती है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं किसकी बात की जा रही है, ये है MIS। ठीक है, तो MIS का मतलब होता है डाकघर मासिक आय योजना खाता, यानी कि पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। ठीक है, तो MIS भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे समझते हैं। देखिए इसके अंदर में यदि आपके पास बहुत सारा पैसा है, यानी आपके पास पर्याप्त पैसा है, लेकिन आप चाहते हो मुझे मंथली तौर पर यहाँ पर पैसे मिले, ठीक है, तो आपके लिए ये वाली स्कीम है। इसमें क्या होता है, इससे इस तरीके से निवेश इसमें करना होता है जिससे आपको नियमित मंथली तौर पर आपको एक निश्चित राशि का भुगतान हो। यानी मान के चलिए आपके पास जो है पैसे हैं, ठीक है, 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए हैं। ठीक है, और आप इसमें जो है चाहते हो कि आपको मंथली तौर पर इंटरेस्ट मिले। ठीक है, मंथली तौर पर आप इंटरेस्ट उसके अंदर से लेना चाहते हो और अपना कोई काम करना चाहते हो, तो आप इसमें कर सकते हो इन्वेस्ट MIS में। ठीक है, तो MIS का जो उद्देश्य होता है वो ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करना ही होता है। ठीक है, इसके अंदर में आप अधिकतम निवेश जो है एकल बंदा, जो सिंगल बंदा है वो 4.5 लाख रुपए कर सकता है, और अगर वो जॉइंट में है तो वो 9 लाख रुपए तक कर सकता है। इसका जो ब्याज दर है दोस्तों वो अच्छा है। ब्याज दर जो है 6.7% था पहले, अब 7.1% हो गया है वर्तमान में प्रति वर्ष, यानी कि एनुअली आप यहाँ पर 7.1% का जो है वो ले सकते हो, इंटरेस्ट ले सकते हो, और उसका जो भी इंटरेस्ट महीने का बनता होगा वो आपको हर एक महीने मिलेगा। ठीक है, एनुअली आपको मिलेगा 7.1%। ठीक है, ये आपको जो है यहाँ पर आ गया होगा समझ में। ठीक है, जो बचत यहाँ पर जो ब्याज है वो खाता खोलने की तारीख से 1 महीना होने पर मिलने लग जाता है। जैसे मान के चलिए आपने यहाँ पर जो है अपना अकाउंट खोला, ठीक है, अकाउंट खोला, उसमें आपने 1 लाख, वहाँ पर आपने जो है 1 लाख 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो आपको नेक्स्ट मंथ से ही पैसे वहाँ पर मिलने लग जाएंगे। किस हिसाब से मिलेंगे, पूरे साल का बनेगा आपका 7.1%, और 1 महीने का जितना बनेगा उतना आपको मिल जाएगा। ठीक है, जमा की तारीख से 1 वर्ष के बाद आप अपने जो पैसे हैं उसको निकालने के भी आपके पास यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे आपको समझ में। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसको बोलते हैं SCSS। नाम से पता चल रहा है ये जो स्कीम है ये सीनियर सिटीजन के लिए ज़्यादा अच्छी है। तो जो वरिष्ठ नागरिक बचत योजना है, ठीक है, इसके अंदर में क्या करते हैं, ज़्यादातर जो है सीनियर सिटीजन ही यहाँ पर जो है करते हैं, और उनके लिए ज़्यादा बढ़िया रहता है ये वाला प्लान। ठीक है, SCSS तो ये एक सरकार समर्थित रिटायरमेंट लाभ कार्यक्रम है। इसके अंदर में क्या होता है, इसके अंदर जो भी बंदे जो भारत में रहने वाले हो, भारत में रहने वाले वरिष्ठ नागरिक, ठीक है, यानी कि सीनियर सिटीजन्स, इस योजना में व्यक्तिगत या संयुक्त रूप से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है व्यक्तिगत रूप से भी कर सकते हैं
और संयुक्त रूप से भी इन्वेस्ट वो कर सकते हैं। अब इससे इनको बेनिफिट क्या मिलेगा, इनको बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर टैक्स बेनिफिट, कर लाभ भी मिलेगा और नियमित रूप से इनको आय भी मिल जाएगी, ठीक है, कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती है। योजना के तहत न्यूनतम जमा राशि है 1,000 रुपये, कम से कम यहाँ पर आप 1,000 रुपये जो है वो इन्वेस्ट कर सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख रुपए, ठीक है। जब मैच्योर हो जाएगा आपका, मैच्योर होने की यहाँ पर जो अवधि है वो 5 साल की है, ठीक है। और जो ब्याज है वो आपको तिमाही तौर पर मिलेगा, यानी कि अगर मान के चलिए आपने इसमें 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो आपका जो भी सालाना बनता है उसका जो है 3 महीने का जो भी बनता है वो आपको यहाँ पर जो है 3 महीने में ही आपको यहाँ पर पे कर दिया जाएगा। यानी सीनियर सिटीजन के लिए बेस्ट है ये, ठीक है। 5 साल की मैच्योर होने के बाद जो है आप अपनी सवधि जो भी आपकी अवधि है, ठीक है, 5 साल के बाद उसको और आगे 3 साल तक और आप उसको जो है बढ़ा सकते हो। तो ये वाली जो फैसिलिटी है ये भी यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो SC SS जो है आपको यहाँ पर समझ में आ गया। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में जो है आपने सबसे ज़्यादा जो है सुना होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये है PPF, ये जो है डाकघर की ऐसी सेवा है जिसके बारे में आपने सबसे ज़्यादा जो है लोगों से कहते हुए सुना होगा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए ये होता क्या है, तो PPF क्या होता है, PPF ज़्यादातर लोग इसलिए करवाते हैं दोस्तों कि वो टैक्स से छूट ले सके, क्योंकि PPF का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो यही यहाँ पर दिखता है कि PPF खाते में जमा राशि जो होती है वो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत कर में कटौती कर देती है। यानी कि जब हम टैक्स भरते हैं ना तो उसमें जो है यहाँ पर जो है कटौती कर दी जाती है और इससे जो ब्याज मिलता है PPF से वो जो है यहाँ पर आयकर से मुफ्त होता है। मतलब कि उस आपको उस पे इंटरेस्ट पे आपको किसी प्रकार का जो टैक्स है वो नहीं भरना होता है, इसलिए PPF जो है इतना ज़्यादा यहाँ पर जो है फेमस है, ठीक है। तो PPF खाता किसी वयस्क द्वारा यानी कि किसी बड़े द्वारा भी और किसी नाबालिग की ओर से भी यहाँ पर खोला जा सकता है। ये क्या है दोस्तों, ये लंबे समय के लिए होता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये दीर्घकालिक है, 15 वर्ष की योजना है, ये लंबा समय होता है। तो ये इसलिए बनाया गया था कि जो लोग हैं वो नियमित बचत को समझ सके और रोज जो बचत करे उसके लिए उनको प्रोत्साहन मिल सके। जो ब्याज है दोस्तों यहाँ पर वो यहाँ पर वार्षिक रूप से मिलता है, ठीक है। PPF खाते में न्यूनतम जमा है, यानी कि कम से कम जो है आप 500 रुपये जमा कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 1.5 लाख रुपए यहाँ पर जमा हो सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दी यहाँ पर एक मुश्त भी हो सकता है, किस्तों में भी हो सकता है और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका यही है कि इसमें जो है टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। और निकासी की जो सुविधा है वो भी इसमें अवेलेबल है। तो आपको PPF समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ आगे की। तो ये है दोस्तों सुकन्या समृद्धि खाता, यानी कि आप इसको जानते होंगे SSA से, सुकन्या समृद्धि अकाउंट। तो ये भी बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो खुलवाते हैं, बहुत अच्छा है ये। इसमें क्या होता है, सुकन्या समृद्धि योजना जो है ये भारत सरकार की तरफ से जो है एक योजना थी जिसका जो मेन उद्देश्य था, मेन मोटिव था वो था भारत में बालिकाओं की जो स्थिति है उसको अच्छा बनाया जाए। जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश में जो है लड़कियां होती हैं उनसे संबंधित कई तरीके की परेशानी आगे आती है, यानी कि कई तरह के खर्चे आगे आते हैं, आप ये कह सकते हो। तो लोगों को यहाँ पर जो एक फ़ंड बनाने में मदद करता है, लड़कियों की पढ़ाई लिखाई के लिए या लड़कियों की शादी करवानी हो, तो इन सब चीज़ों के लिए, यानी कि जहाँ पर भी खर्च होते हैं थोड़े बहुत, वहाँ पर जो है यहाँ पर उसके लिए एक फ़ंड बनाने के लिए जो है इसको यहाँ पर तैयार किया गया था। जो तो माता पिता है वो लड़कियों की उच्च शिक्षा करवाने के लिए या अन्य खर्चे जो भी होते हैं उनको फंड बनाने में मदद करता है ये यहाँ पर सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है। यहाँ पर आप समझ सकते हो SSA खाता यहाँ पर जो है 10 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के नाम पर होता है, यानी कि जो 10 साल से कम उम्र की लड़कियां हैं उनके नाम पे यहाँ पर खुलता है ये, और उनके जो माता पिता है वो जो है ये अकाउंट यहाँ पर इनके लिए खोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो SSA खाता है, मतलब कि यहाँ पर जो है ये जो खाता है ये कम से कम यहाँ पर जो खुलता है वो खुलता है 250 रुपये से, ठीक है। न्यूनतम जमा जो है ये इसकी 250 रुपये है और जो इसकी अधिकतम जमा है वो यहाँ पर 1.5 लाख रुपए है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद है यहाँ पर देखिए जो खोलने की तारीख से 15 वर्ष पूरे होने तक जो है इसको यहाँ पर जमा करवाया जाता है और इसमें भी अपने को जो है टैक्स बेनिफिट है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। जमा राशि का जो आयकर है अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत यहाँ पर जो है टैक्स में यहाँ पर कटौती की जाती है। तो ये जो है अपना SSA, इस पर जो वर्तमान दर
कि जो इस पे जो देखिए वर्तमान में इस पे वार्षिक दर से जो है यहाँ पर ब्याज मिलता है, जो चक्रवृद्धि होता है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है। ठीक है, अब जो ज़्यादा लंबे समय के लिए है तो इसमें जो है इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंड होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, बालिका के 18 वर्ष की आयु होने के बाद ही यहाँ पर जो है इसको निकाला जा सकता है। ठीक है, तो आप इसका वो समझ रहे हो, यानी कि जो पूरा फोकस है इसमें वो है लड़कियों के ऊपर में। जो छोटी लड़कियां होती है और जब वो बड़ी हो जाएंगी तो उनके लिए कैसे यहाँ पर फंड बनाया जाए उसके लिए, क्योंकि आप इसमें देखोगे तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि 10 वर्ष से जो कम उम्र की बालिका हैं उनके ही नाम पर खुलता है ये, और उनके माता पिता खुलवा सकते हैं। और जब लड़की बड़ी हो जाती है, 18 साल से बड़ी हो जाती है या 10वीं क्लास पास कर लेती है, तब जाकर इसके जो पैसे हैं वो यहाँ पर निकाले जा सकते हैं। ठीक है, आगे आपको यहाँ पर समझ में। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर किसान विकास पत्र के बारे में, यानी कि इसको बोलते हैं हम KVP। ठीक है, तो इसमें क्या होता है इसे समझते हैं। देखिए, किसान विकास पत्र भारतीय डाकघर की एक प्रमाण पत्र योजना है। ठीक है, इसमें क्या है कि वर्तमान 2023 की नई ब्याज दर के अनुसार इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो है 115 महीनों का। 115 महीनों का मतलब हुआ 9 वर्ष 7 महीनों का। ठीक है, तो इसके अंदर आजकल में क्या हुआ है, वर्तमान में इसका जो इंटरेस्ट रेट है उसको भी यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। पहले 7.2% था, अब है यहाँ पर 7.5%। ठीक है, और ये आपका एनुअली इंटरेस्ट है। ठीक है, इसका जो सबसे प्राथमिक उद्देश्य था, यानी कि अगर हम बात करें कि इसको क्यों लागू किया गया था, इसकी क्या जरूरत थी, तो इसकी जरूरत इसलिए थी दोस्तों क्योंकि लोगों को जो है लंबे समय के लिए अपना पैसे बचाने का सिस्टम उनको समझ में है, यानी कि दीर्घकालिक वित्तीय अनुशासन, उनके अंदर एक अनुशासन विकसित किया जाए कि वो लंबे समय के लिए अपने पैसों को यहाँ पर रखे। क्योंकि इससे क्या होगा, वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट अपना रखते जाएंगे तो लंबे समय में कंपाउंड होकर उनको जो पैसे हैं यहाँ पर वो मिलेंगे। ठीक है, व्यक्ति की ओर से 10 वर्ष से अधिक उम्र के नाबालिग द्वारा भी इसे खोला जा सकता है। एक व्यक्ति भी खोल सकता है और 10 वर्ष का जो नाबालिग है वो भी यहाँ पर इसको खोल सकता है। ठीक है, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत इसमें भी यहाँ पर टैक्स बेनिफिट जो है वो यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे आपको समझ में। उसके बाद है यहाँ पर अगला टॉपिक जो कि हमारा मनी ट्रांसफ़र सर्विस से रिलेटेड है। ठीक है, मनी ट्रांसफ़र सर्विस आप सभी को पता ही है क्या होता है। मनी ट्रांसफ़र सर्विस का मतलब होता है कि हम पैसों को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वही काम हमारा यहाँ पर जो डाकघर है वो भी करता है, और ये बहुत पहले के समय से करता आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र। इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र एक वेब आधारित जो है यहाँ पर सेवा है। वेब आधारित का मतलब होता है वेबसाइट के थ्रू होता है ये सारा काम, जो पैसे का ट्रांसफ़र होता है ये सारा, जो इंडिया पोस्ट द्वारा भारत के भीतर 2 व्यक्तियों के बीच कराया जाता है। भारत के भीतर यानी भारत के अंदर रहने वाले जो 2 व्यक्ति हैं उनके बीच यहाँ पर जो है काम है कराया जाता है। इसके पीछे जो है यहाँ पर ई लगा हुआ है, जैसा कि ई शब्द से पता चलता है कि इंटरनेट के माध्यम से होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लगा हुआ है ना EMO। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है यहाँ पर कि ये इंटरनेट के थ्रू एक्सेस होता है, क्योंकि वेबसाइट तो आपको पता ही इंटरनेट से ही चलता है। तो ये सेवा 2008 से इंडिया पोस्ट द्वारा पेशकश की जा रही है, यानी कि 2008 से ही इंडिया पोस्ट जो है ये अपना काम कर रहा है। और 2008 मतलब बहुत पुराना समय हो गया, आप एक तरह से समझ सकते हो। उस समय ये सारी जो चीज़ें हैं मोबाइल की, ये सारी सिस्टम जो है नहीं हुआ करते थे। प्राप्तकर्ता कौन होता है, जिसको पैसे यहाँ पर प्राप्त करने हैं। एक बंदा होता है जो पैसे यहाँ पर भेजता है, ठीक है, भुगतान करता है, और एक बंदा होता है जिसको यहाँ पर पैसे चाहिए होता है। और उसके बीच में जो है डाकघर यहाँ पर एजेंट के रूप में कार्य करता है, और डाकघर को ये जो बंदा है जो भेजने वाला है वो पैसे देता है, और डाकघर उसके जो पैसे हैं वो यहाँ पर भेज देता है। ठीक है, तो उस समय ऐसे ही हुआ करता था। बुकिंग के समय प्रत्येक मनी ऑर्डर के लिए एक आईडी बनाई जाती थी, एक यूनिक आईडी बनाई जाती थी, और उस यूनिक आईडी से यहाँ पर मनी ऑर्डर को ट्रैक किया जाता था। यानी कि आपको समझ में आ गया कि 2008 से ही जो यहाँ पर डाकघर है वो यहाँ पर मनी ट्रांसफ़र की सर्विस यहाँ पर अवेलेबल करवाता था। इंटरनेट के द्वारा और वेबसाइट के द्वारा यहाँ पर जो है काम किया जाता था। एक बंदा होता था जो बंदा यहाँ पर पैसे भेजना चाहता था, एक बंदा होता था जो पैसे यहाँ पर प्राप्त करना चाहता था, और दोनों के बीच में यहाँ पर जो डाकघर है वो यहाँ पर एजेंट के रूप में काम करता था, मिडल मैन के रूप में, और वो यहाँ पर पैसे का ट्रांसफ़र करता था। आगे आपको समझ में। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर आपके लास्ट टॉपिक के ऊपर में, जो कि है वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र। देखिए नाम से पता चल रहा है वेस्टर्न, यानी कि यहाँ पर बाहर की बातचीत हो रही है। इसमें क्या होता है, इसमें बाहर देश से पैसे जो है वो प्राप्त किए जा सकते हैं, इसका यही होता है। ठीक है, तो ये सेवा इंडिया पोस्ट और वेस्टर्न यूनियन के
20 सहयोग का परिणाम है और ये विदेश से धन प्राप्त करने को सक्षम बनाता है। यानी कि विदेश से पैसे अगर आपको अपने देश में अपने अकाउंट में मंगवाने हैं तो ये वहाँ पर कर सकता है। ठीक है, ये सेवा वास्तविक समय के आधार पर लगभग 195 देशों में यहाँ पर उपलब्ध है और वेस्टर्न यूनियन द्वारा आप पैसे सीधे अपने अकाउंट में भी ट्रांसफ़र करवा सकते हो। इसके लिए जो भेजने वाला बंदा है तो उसके पास आपका जो है अकाउंट नंबर होना चाहिए। ठीक है, आपका नाम होना चाहिए, IFSC कोड होना चाहिए और आपका पता, मोबाइल नंबर, ये सारी जो डिटेल है वो आपकी वहाँ पर होनी चाहिए। और उसके साथ ही आपको वजह भी बतानी पड़ेगी कि किस वजह से जो पैसे हैं ये भेजे जा रहे हैं। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में ये चीज़ पूछी जाती है कि किस कारण से आप पैसे भेज रहे हो, उसका कारण क्या है पैसे भेजने का। ठीक है, आप फैमिली रिलेटिव जिसको ही भेज रहे हो तो वहाँ पर देना पड़ता है, जबकि यहाँ पर अपने अगर आप इंडिया में ही भेजते हो तो ये सब चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत कुछ खास जो है वो पड़ती नहीं है। तो आगे आपको समझ में ये जो सारी चीज़ें थी, इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।